दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि भाजपा और आरएसएस में क्या तनातनी है अपने चरम पर, जिसकी वजह से भाजपा में संगठन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले अभी तक नहीं लिए जा पा रहे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करूँगा आपसे वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदुओं के बीच में भी और मुसलमानों के बीच में भी कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है। जहां कुछ मुसलमान शेष मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के प्रति गुमराह कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुओं में भी एक ऐसा वर्ग है जो वक्फ बोर्ड के प्रति किए गए संशोधनों को लेकर शेष हिंदुओं को भ्रमित कर रहा है। मैं आपको मोटे तौर पर बताऊंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड नामक जो ये पौधा है, ये दुनिया में सिर्फ भारत में पाया जाता है। फिलहाल चलिए किसी को इस पौधे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार के दौरान और सोनिया गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड को ऐसी मिसाइलें सौंप दी, ऐसे हथियार सौंप दिए कि वो किसी भी हिंदू या किसी भी मुस्लिम जो गरीब है, जो लड़ नहीं सकता, उसकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं ये कहूँ कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को भू माफियाओं का एक अड्डा बना दिया, उसका एक ग्रुप बना दिया। और उसका नतीजा ये था कि वक्फ बोर्ड किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो हिंदू है और चाहे वो मुसलमान है, उसकी जमीन पर यह दावा कर सकता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। उस मामले में आपके पास, या चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, कितने भी ओरिजिनल कागजात हो, लेकिन वो कागजात सही है या वो कागजात गलत है, उसका फैसला भी हिंदुस्तान की कोई अदालत नहीं कर सकती थी, हिंदुस्तान का कोई अधिकारी नहीं कर सकता था, सिर्फ वक्फ बोर्ड ही कर सकता था। और वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड के जो माफिया थे, जिनको माफिया बना दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, वो थे, और वही ये फैसला कर सकते थे कि ये जमीन आपकी है या ये जमीन वक्फ की है। और इसी का नतीजा था कि वक्फ लगातार देश भर की जमीनों पर कब्जा करता चला जा रहा था, और देश भर के लोगों की, चाहे वो गरीब हिंदू है चाहे वो गरीब मुसलमान है या वो सरकारी जमीन है, उस पर लगातार ये दावा कर रहा था कि ये जमीन वक्फ की है। और चूंकि कानून ऐसा था कि वक्फ को ही डिसाइड करना था कि ये जमीन किसकी है, तो वक्फ निर्णय दे दिया करता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। और इस तरीके से वक्फ बोर्ड मुस्लिमों द्वारा दान किए गई संपत्ति का एक मालिक ना होकर भू माफियाओं का एक अड्डा बन गया था। सबसे पहले मैं मुस्लिम पक्ष की ओर से आपको एक बात बता देता हूँ, खास तौर से मुसलमानों को यह बात संबोधित कर रहा हूँ। सरकार का इरादा वक्फ बोर्ड में संशोधन करके ये नहीं था कि उससे वक्फ बोर्ड की जमीन छीननी है, ना सरकार का इरादा ये था कि उसे किसी मुसलमान की जमीन छीननी है। मैं आपको बता दूं कि देश भर में आपने, जब कल राज्यसभा और लोकसभा से यह बिल पास हो गया, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, मद्रास तक, बॉम्बे तक और कलकत्ता तक आपने बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों के फोटो देखे होंगे जो संशोधन अधिनियम पर खुशी मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे और यूपी और मोदी सरकार को बधाइयाँ दे रहे थे। उसका कारण था, दो लोग ऐसे हैं मुसलमानों में, दो वर्ग ऐसे हैं जो इस संशोधन से खुश हैं। पहले वो लोग जिनकी जमीनों पर और जिनके कब्रिस्तानों पर या जिनके द्वारा दान की गई जमीनों पर वक्फ बोर्ड के माफियाओं ने व्यक्तिगत कब्जा कर लिया था। अब लड़ाई किस बात की थी, मैं आपको एक बात को, इस बात को ध्यान से सुनिए। आप अपने छोटे से शहर से लेकर दिल्ली तक, अपने छोटे से शहर से लेकर बंबई तक, हर जगह पर वक्फ की कुछ संपत्तियां, और उन वक्फ की संपत्तियों का एक मुतमल्ली होता।
उसको वक्फ जमीनों का बेचने का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन वो देख रेख का स्वामी होता है। वो इन जमीनों को किराए पर दे देता है। और आप ताज्जुब करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, इस बात को आप सत्यापित कर लें, क्योंकि मैंने खुद ऐसे मुतवल्ली देखे हैं जो 50-50 दुकानों की के मुतवल्ली बने हुए हैं, चूंकि वो वक्त पे बनी हुई है। कागजों पर 100 रुपये महीना उन दुकानों से लिया जा रहा है। ऐसी भी संपत्तियां हैं कि कागजों पर 1 रुपया महीना उन संपत्तियों से लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक 5 स्टार होटल भी ऐसा है जिससे मात्र 1 रुपया महीना किराए पे लिया जाता है। यानी कि वक्फ के खाते में बस वो कागजों पर जो 1 रुपया है वो, या 10 रुपये है तो, या वो जो 100 रुपये है वो जा रहा है। और वास्तव में वो दुकानदार जिनसे 100 रुपये लिए जा रहा है, जिनसे 150 रुपये जा रहा है, उनसे 1500, 2000, 3000 रुपये महीने के किराए के लिए जाते हैं। ऐसे ही जिनसे 1 रुपया ले जाता है, उनसे कई कई लाख रुपए किराए के लिए जाते हैं। और ये पैसा वक्फ के खाते में नहीं जाता, ये पैसा वक्फ बोर्ड में जो माफिया बैठे हैं उनके खातों में जाता है, और वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जो मुस्लिम समाज में कमज़ोर है और जिनकी ज़मीनों पर वक्फ पे कब्जा कर लिया, मैंने संभल का एक वीडियो देखा जिसमें संभल के मुसलमान इस बात का प्रशासन से आग्रह कर रहे थे कि संभल के एक जनप्रतिनिधि ने जिसका संबंध समाजवादी पार्टी से है और जो अपने माफिया हुनर के लिए पहचाना जाता है और फिलहाल प्रशासन की निगाह में चढ़ा हुआ है, उनका आरोप था कि इन्होंने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, उसकी प्लॉटिंग कर दी है और वहाँ पर दुकानें काट दी हैं, और उसका प्लॉटिंग करके उसका सारा पैसा और उन दुकानों का भी सारा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। ऐसी स्थिति एक छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक है। तो वो मुसलमान जिनकी संपत्तियों में कब्जे हुए हैं वो भी खुश हैं। वो मुसलमान जो ये चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति वक्फ के पास ही रहे, जो ये चाहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों से जो वास्तविक किराया आ रहा है वही वास्तविक किराया वक्फ के खाते में जाए, वो भी सरकार से खुश हैं। सिर्फ विरोध कौन कर रहा है? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वक्फ की संपत्तियों से वास्तविक किराया खा रहे थे, उनके व्यक्तिगत खातों में जा रहा था, या दूसरे शब्दों में वक्फ की संपत्तियों का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा वो लोग विरोध कर रहे हैं जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, जिनको वक्फ के माफियाओं ने बहका रखा है कि ये वक्फ की ज़मीन छीनने का सरकार का इरादा है, वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और तीसरे वो लोग खड़े हैं सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज में, जिनको ये लगता है कि फिलहाल चाहे ये माफिया पैसा खा रहे हैं या पैसा नहीं खा रहे हैं, फिलहाल वक्फ की संपत्ति है और ये खा रहे हैं तो इनके ऊपर है, नहीं खा रहे हैं तो इनके ऊपर है। लेकिन सरकार को ये बात सही कह रहे हैं, हम सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते, ऐसे लोग सरकार के खिलाफ खड़े। ऐसे ही हिंदुओं में काफ़ी लोगों को ये बहकाया जा रहा है कि वक्फ के पास अभी तक जितनी भी संपत्ति है, अब फिलहाल मोदी सरकार ने यह कह दिया है कि वो संपत्ति वक्फ की रहेगी। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिन संपत्तियों के वैध कागज वक्फ बोर्ड के पास हैं वो संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी, लेकिन जिन संपत्तियों के कागजात वक्फ के पास नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, आधी से ज़्यादा संख्या में वक्फ के पास ऐसी संपत्तियां हैं जिनके कोई कागज नहीं है, जो मौखिक दान पे चल रही हैं और जो विवादित हैं। अब ऐसी संपत्तियों के कागज दिखाने होंगे वक्फ बोर्ड को। और दूसरी बात, अब वो कागज सही है या वो कागज गलत है, इसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड में हिंदू जनप्रतिनिधि भी होंगे, वक्फ बोर्ड में IAS भी होंगे। अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, यदि आपकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है, तो चाहे आपकी ज़मीन की कीमत 1 रुपया है, चाहे आपकी ज़मीन की कीमत 1 अरब रुपया है, आप स्थानीय पुलिस चौकी से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक
कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते थे। आपकी जो संपत्ति आपकी है या वक्फ की है, वो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए भू माफिया ही तय करते कि वो संपत्ति किसकी है। स्वाभाविक है वो फैसला अपने हक में करते थे। लेकिन मोदी सरकार के इस संशोधन ने आपको ये अधिकार दे दिया है, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, कि यदि वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों पर अपना हक जताता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप डीएम के यहाँ कलेक्टर के यहाँ जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जांच करवाई जाए कि ये ज़मीन किसकी है। कलेक्टर भी को भी जांच का अधिकार है और यदि आप कलेक्टर की जांच से असंतुष्ट हैं तो आपको न्याय के लिए न्यायालय में भी जाने का अधिकार है। लेकिन कुछ भाजपा विरोधी लोग हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं। सच्चाई को जानिए। फिर कह रहा हूँ, बात को समाप्त कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छीनने का मंशा मोदी सरकार का नहीं था और ना ही संशोधन से ऐसा हुआ है। बस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो निजी हित में भू माफिया दुरुपयोग कर रहे थे उसको रोकना मकसद था। इन संशोधन से वो पूरा हो गया और वक्फ बोर्ड किसी भी हिंदू या किसी भी मुस्लिम या किसी भी सिख या किसी भी ईसाई की संपत्ति पर नाजायज रूप से कब्जा ना कर सके, ये रोकना मकसद था। ये भी इन संशोधन से पूरा हो गया। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सच्चाई को समझें, पढ़ें और उसके बाद आप सोशल मीडिया पर लिखें या अपनी बात रखें। दोस्तों, अब बात करूँगा भाजपा के और आरएसएस के ऊपर। 30 मार्च को मोदी जी नागपुर गए थे। कहा तो ये जा रहा था कि मोदी जी वहाँ एक नेत्र चिकित्सालय का और उद्घाटन करने गए थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित होगा। लेकिन पर्दे के पीछे लगातार ये बात कही जा रही थी कि भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर विवाद इस कदर गहरा गया है कि आरएसएस कह रहा है हम दिल्ली में बात करने के लिए नहीं आएंगे। हम हिंदुस्तान के किसी भी भाजपा के कार्यालय में आपसे ये बात करने नहीं जाएंगे कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा के नेतृत्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में आना होगा और उस मुख्यालय में आकर बातचीत करनी होगी कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और लगातार जो नाम भाजपा रख रही है उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहमत नहीं हो रहा और जो नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रख रहा है उस पर भाजपा सहमत नहीं हो रही है। बातें बहुत सारी कही जा रही हैं, ये सब पर्दे के पीछे की बात है। बात यह भी कही जा रही है, आपको मालूम है कि इसी 2024 से 2029 के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल हो जाएगी। आपको याद होगा 2014 में भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में ही और अमित शाह के नेतृत्व में यह तय किया था कि 75 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग सरकार में नहीं रहेंगे और उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। उसी नीति के तहत मुरली मनोहर जोशी हटे, उसी नीति के तहत लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में गए और उसी नीति के तहत कई और नेता जो साउथ के भी थे और नॉर्थ के भी थे उन्हें सरकार से बाहर किया गया। अब एक कहानी ये कही जा रही है कि भाजपा का एक वर्ग चाहता है कि 75 साल की उम्र के बाद भी मोदी जी सत्ता में बने रहे। एक कहानी यह भी कही जा रही है कि भाजपा का एक वर्ग ये कह रहा है कि मोदी जी की यदि प्रधानमंत्री पद से हटे तो वो 2027 में जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो वो उनको राष्ट्रपति के पद में दिया जाए और प्रधानमंत्री एक नए व्यक्ति को चुना जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन बातों पर मनाया जा रहा है, उसकी सहमति नहीं मिल पा रही। दूसरी बात ये कही जा रही है कि मोदी जी के कार्यकाल को लेकर कोई विवाद नहीं है, सारा विवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। आपको मैं बता दूं, जेपी नड्डा के कार्यकाल को पूरा हुए 1 साल से अधिक हो गया है। भाजपा जो लगातार पारदर्शिता की बात करती है, जो लगातार शुचिता की बात करती है, वो अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। आपने अभी वक्फ बोर्ड अधिनियम पर जब बहस हो रही थी तो संसद का एक दृश्य देखा होगा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने
तंज कसा था भाजपा के ऊपर और उस पर तस करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से कहा था कि यह वक्फ बोर्ड अधिनियम जैसे संशोधन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने अंदर के अंतर विरोधों को छुपाने के लिए ला रहे हैं, ताकि जनता आपस में लड़ती रहे और इनके अपने के अंतर विरोध, इनके अपने अंदर के जो विरोध है वो जनता के सामने आना ना आ पाए। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने कहा था कि अध्यक्ष जी, ये भाजपा के लोग इतना लंबा समय हो गया लेकिन अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं, क्योंकि इनमें अध्यक्ष पद को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये सब कुछ हंसते हुए कहा था। तभी गृह मंत्री अमित शाह संसद के पटल पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हंसते हुए ये बात कही है, तो मैं हंसते हुए ही जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां बैठी हुई हैं, ये सब बस 5 लोगों के बीच में ही अध्यक्ष चुनती है। और ये स्वाभाविक भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वहाँ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तय करना कि राष्ट्र की पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, फला किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बाकी किसी तीसरे की, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कोई और 30 बारखा हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी, प्रियंका का बाड्रा, रॉबर्ट बाड्रा, सोनिया गांधी से ये कह सके कि मेरी ये राय भी है। मतलब ये होगा, ये तो कहने की बात छोड़ दो, इतनी से भी कहने की हिम्मत नहीं है कि मेरी ये राय है। तो ऐसे ही स्थिति समाजवादी पार्टी में है। जो अखिलेश यादव कहेंगे वही होगा। ना शिवपाल सिंह कुछ कह सकते हैं, ना रामगोपाल यादव कुछ कह सकते हैं, या उनके परिवार का कोई और सदस्य कुछ नहीं कह सकता। यही स्थिति लालू यादव की पार्टी में है, यही स्थिति लगभग बसपा के अंदर है, और यही स्थिति एनसीपी में है, यही स्थिति उद्धव ठाकरे के गुट में है, और यही स्थिति झामुमो में है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनके यहाँ से 5 लोग होते हैं, इन 5 लोगों को तय करना, कोई भी बात नहीं है। 5 लोग जिसको तय कर देंगे, आज सुबह वो कह देंगे ये बनेगा, शाम को कह देंगे ये बनेगा। उन्होंने कहा हमारी पार्टी 12-13 करोड़ लोगों की पार्टी है, तो 12-13 करोड़ लोगों में आपस में विचार विमर्श करने में समय लगता है, इसलिए हमें नया अध्यक्ष चुनने में थोड़ा समय लग रहा। तो दोस्तों, तकनीकी रूप से ये बात अमित शाह की सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि 1 साल हो गया है और 12-13 करोड़ लोगों की पार्टी भाजपा अभी नहीं बनी है। 2015 में भी थी, 2016 में भी थी, 2020 में भी थी, 2021-22 में भी थी। तब आपको अगला अध्यक्ष चुनने में इतना समय नहीं लगा। इसलिए ये तो माना कि लोकसभा के पटल पर अमित शाह ने अखिलेश यादव जी को एक शानदार जवाब दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा के अंदर नए अध्यक्ष पद को लेकर जबरदस्त कलह बनी हुई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा द्वारा सुझाए गए नाम पर सहमत नहीं हो पा रहा है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़ दो, कई महत्वपूर्ण प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष तक भी तय नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और ये सबको पता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। यदि कोई भी दल केंद्र में सरकार बनाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो उसको उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार की जरूरत है, उसको उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश न केवल भाजपा के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस दल के लिए महत्वपूर्ण है जो केंद्र में केंद्र में सरकार बनाने का सपना देख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा ये भी तय नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का हट्टा तय है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चौपट हो गई। आरोप बहुत सारे हैं उनके ऊपर, लेकिन मैं उन आरोपों में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है, हमने फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव के दौर में भी देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में
संगठन नाम की चीज है ही नहीं, संगठन निष्क्रिय है। लेकिन नया अध्यक्ष कौन होगा? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मर्जी का होगा, या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मर्जी का होगा, या वो प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी का होगा, या वो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी का होगा, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। तो स्थिति यह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़ दो, अनेक उत्तर प्रदेश ही नहीं अनेक प्रदेशों के अध्यक्ष पद भी भाजपा तय नहीं कर पा रही है। एक बड़ा सवाल है कि भाजपा जो बहुत पारदर्शिता की और शुचिता की बात करती है, वो अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कब तक करेगी, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक तय करेगी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने मतभेदों को कब तक निपटाएगी। प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के मतभेद इस कदर हो जाएंगे कि जो कोई विस्फोटक रूप ले लें? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। यह निश्चित है कि भाजपा और आरएसएस एक ही रहेंगे। हाँ, उनमें मतभेद हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह मतभेद कब तक सुलझेंगे अब यह बात नहीं की जा सकती, क्योंकि भाजपा लंबे समय से कह रही है। कभी उसने कहा लोकसभा चुनाव के 3 महीने बाद, कभी उसने कहा उत्तर प्रदेश के साथ वो हरियाणा के चुनाव के बाद, कभी उसने कहा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, झारखंड के चुनाव के बाद, कभी कहा उसने दिल्ली के चुनाव के बाद, कभी उसने कहा दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, कभी कहा जनवरी में, और कभी कहा होली के तुरंत बाद। लेकिन किसी भी घोषणा के बाद अभी तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई है। तो देखना है कि आरएसएस और भाजपा का ये विवाद जो फिलहाल चरम पर है, क्या और विस्फोटक रूप लेता है, या अब इस पर विराम लगेगा और भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेशों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, और ये नया प्रदेश अध्यक्ष क्या अमित शाह की मर्जी के होंगे, नरेंद्र मोदी की मर्जी के होंगे, या अंततः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चलेगी और आरएसएस जिसको चाहेगा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के पद पर बैठ जाएगा। फिलहाल देखते रहिए, आप भी देख रहा हूँ, मैं भी, जैसे ही कोई नया अपडेट होगा उसको लेकर आपके सामने आऊँगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा भाजपा को, हालांकि सार्वजनिक रूप से भाजपा की छवि पर बहुत असर नहीं पड़ रहा, लेकिन भाजपा को अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आरएसएस के साथ अपने मतभेदों को जल्दी से निपटाना चाहिए। चाहे अमित शाह सदन में कुछ कहें, चाहे मोदी जी सदन में कुछ कहें, या सार्वजनिक रूप से कहें, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गहरे मतभेद हैं। बेहतर होगा एक मंच पर बैठे। फिलहाल संकेत ये है कि मोदी जी नागपुर गए, वहाँ पर मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में चर्चा हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आरएसएस और भाजपा दोनों के लिए बेहतर होगा कि जल्दी बैठें और जल्दी तय करें, और भाजपा के प्रदेशों को नया अध्यक्ष दें, भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर नया अध्यक्ष दें। इससे दूसरे दल जो भाजपा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनको उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा, और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो निराशा फैल रही है, भाजपा के अंदर जो गुटबाजी लगातार बढ़ रही है, उस पर विराम लगेगा, और जितनी देरी होगी उससे भाजपा को निश्चित रूप से नुकसान होगा। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मेरा चैनल। जो भी नया अपडेट होगा, चाहे वो भारत के राजनीतिक घटनाक्रम पे हो, या विश्व के किसी घटनाक्रम को लेकर हो, या किसी और विषय को लेकर होगा, उस विषय को लेकर आपके सामने आऊँगा। आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।